तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे अगेन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस। और लास्ट के आपके पास 6 सॉल्व्ड एग्जांपल रह रहे थे, राइट। तो ये 6 के 6 सॉल्व्ड एग्जांपल जो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद सॉल्व्ड एग्जांपल से छुटकारा पाने के बाद हम पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज के पास 5C, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स अपने में रखता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपने पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें 17 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कहता है ये सेलर कौन होता है भाई? आपने नाव के बारे में सुना होगा, नाव को चलाने वाले को आप सेलर कहते हैं, राइट। कहता है गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। समझिएगा यहाँ पे दो चीजें, पहले कुछ वर्ड है उनको मीनिंग जो है वो आपके पास क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको सेलर का मतलब मालूम होना चाहिए। तो नाव चलाने वाला होता है ना, नाव चलाने वाला, उसको बोल दीजिए आप क्या? सेलर। दूसरा आपके पास डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या है आपके पास? नॉर्मली यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को ना मीनिंग नहीं पता होता, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते बहुत अच्छे तरीके से। तो डाउन स्ट्रीम, देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा नीचे की ओर। अब इसका क्या मतलब है उस चीज को समझते हैं, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। धारा नीचे की ओर का मतलब क्या होता है? पानी का जो फ्लो है, ठीक है, जो वाटर का फ्लो हो रहा है डाउन स्ट्रीम हो रहा है। जैसे कि अगर कोई झरना है हमारे पास, राइट, तो झरना से क्या हो रहा है? ऊपर से पानी क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब इतना ही में आपको समझ में आ गया होगा अप स्ट्रीम, इसमें बोला नहीं है बट इसमें बोला है दूसरे तरीके से, समझिएगा। अगर कोई 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, मतलब जो पानी का डायरेक्शन है, बेसिकली लेट्स से रिवर ही है, तो रिवर क्या है? इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि फ्लो हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम, क्योंकि रिवर का डायरेक्शन के फ्लो हो रहा है। उसके बाद अगर इस डायरेक्शन में गया तो मैं डाउन स्ट्रीम गया, लेकिन रिवर्स इधर जा रहा है और मैं इधर से आ रहा हूँ, इधर इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? अप स्ट्रीम बोलता हूँ। तो समझिएगा, इन्होंने बोला डाउन स्ट्रीम में मैं 8 किलोमीटर गया 40 मिनट्स में, और फिर से 8 किलोमीटर जाने के बाद रिटर्न्स बैक आता हूँ टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 1 आवर। 1 घंटे में वापस आता हूँ। मतलब नदी में, मान लीजिए नदी है आपके पास, रिवर है, मैं 8 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया, वो पानी का जो भी फ्लो है ना, वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में गया, तो 8 किलोमीटर गया मैं 40 मिनट्स में। लेकिन मैं रिटर्न आऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जाते टाइम तो वाटर का फ्लो था ही, हम इजीली चले गए, सिर्फ 40 मिनट्स टाइम लगा। लेकिन वही 8 किलोमीटर से वापस इसी पॉइंट पे आने के लिए अब मुझे 1 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि आप वाटर के फ्लो के अगेंस्ट आ रहे हैं हम यहाँ पे। बात समझ में आती है? तो चलिए आपको यहाँ पे दो चीज समझ में आया होगा, एक सेलर, दूसरा डाउन स्ट्रीम, और आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा अप स्ट्रीम का क्या मतलब है, राइट। ठीक है, जो आपके पास धारा का डायरेक्शन है, बोले तो वाटर का फ्लो, ठीक, इसको अपोजिट डायरेक्शन में आना, इसको अपस्ट्रीम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर। ये जो सेलर नाव चलाने वाला लेट से, या फिर जो भी है, उसकी स्पीड क्या है वो चीज अपने को बतानी है इन स्टिल वाटर। किस में बताना? इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर का किस में बताना है? स्टिल वाटर का मतलब ये है कि आपके पास नॉर्मल जो स्पीड थी उसकी वो बतानी है। स्टिल वाटर का मतलब होता है स्थिर पानी। अब स्थिर पानी मतलब मान लीजिए एक तालाब का पानी है ना, पॉन्ड जिसको बोलते हैं, तो पॉन्ड का जो पानी रहता है, वो वाटर जो रहता है, क्या रहता है? बिल्कुल शांत रहता है, मतलब थोड़ा बहुत हलचल हो रही होगी, ठीक है, बट वो फ्लो नहीं कर रहा होता, राइट, वो एक जगह स्थिर रहता है, तो उसको बोलते हैं हम स्टिल वाटर। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और करंट, स्पीड ऑफ करंट बताना। अब यहाँ पे वो वाला इलेक्ट्रिक करंट वाला नहीं है। स्पीड ऑफ करंट का मतलब है जो धारा है, स्ट्रीम है, उसकी स्पीड के बारे में बात कर रहा है। स्पीड ऑफ द करंट मतलब जो आपके पास पानी है उसका फ्लो का रेट क्या है, वो चीज आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? डन है? क्लियर है? तो अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग्स क्लियर करवाए हैं, जो कि मुझे नहीं करवाना था, बट फिर भी मैंने करवा दी, क्योंकि एक आधे स्टूडेंट मैंने ऐसे ऑब्जर्व किए हैं जिनको एक्चुअल में मीनिंग भी समझ में नहीं आता, तो उनके लिए था ये। अब आगे चलते हैं, नॉर्मली आप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे अपने को दो चीज निकालने, एक तो स्पीड ऑफ सेलर, तो यहाँ पे वही दो चीज को पहले लेट कर लीजिए। लेट द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में सेलर की स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास? x किलोमीटर पर आवर।
कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर मान लेना, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में लेट कर रहे हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ द करंट लेट कर लीजिए, स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ द करंट लेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जो सेलर है उसकी स्टिल वाटर में हमने x किलोमीटर पर आवर माना है, और जो स्पीड ऑफ द करंट है, जो स्ट्रीम की जो फ्लो है, वो y किलोमीटर पर आवर है। समझ में आती बात? तो एक बार मैं वैल्यू सारी चीजें चेक कर लेता हूँ, कहीं पता चले मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिया तो हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये है 40 मिनट्स है, 1 घंटा है, चलिए 8 किलोमीटर है, और तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। अब चलते हैं इसको एक्चुअल में समझने के लिए। यहाँ पे दो चीज आपको फिर से समझाना पड़ेगा मुझे थोड़े से स्पीड के टर्म में, एक तो डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम, ठीक है। तो स्पीड ना समझिएगा, स्पीड के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाता हूं तो एक तो आपके पास बोट की खुद की कुछ ना कुछ स्पीड है, और दूसरी करंट की भी खुद की कुछ ना कुछ स्पीड है ना। रिवर का अगर डायरेक्शन ये है, वाटर का फ्लो का इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिवर का एग्जांपल लेते हैं कि भाई साहब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, वाटर का फ्लो जो है ना 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बोट की वो कितनी, लेट से 15 किलोमीटर पर आवर है। तो एक्चुअल में आप जो फ्लो करोगे इस डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम में, वो आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे। कभी अगर आपने इस चीज को नोटिस किया तो मैं आपको नोटिस करवाता हूँ, कभी आंधी तूफान आ रहा हो ना, स्टॉर्म, तो उसमें आप जाइएगा, जो विंड की स्पीड ज्यादा उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आप नॉर्मल स्पीड से भागिए, ठीक है, आप नॉर्मल स्पीड से भाग रहे होंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर विंड की स्पीड पीछे से आ रही है इस तरीके से, तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि विंड की स्पीड जो थी वो, और आप जिस स्पीड से चल रहे थे वो, इन दोनों रनिंग जो आप कर रहे थे ना, दोनों की स्पीड क्या हो गया, आपके पास प्लस हो गया, और आपको बहुत ही तेजी से आगे लेकर जा रहा है। तो ये भी एक केस होगा किसका, एक तरीके से डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जब हम जाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए जो स्पीड होगा दोनों की वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहां पे मैं फटाफट लिख देता हूं डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रिवर के वाटर का फ्लो का डायरेक्शन ये है ना, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लेट से जा रही है। उसके बाद आप क्या करते हो, इधर से अपना नाव लेकर आते हो, बोट लेकर आते हो, इस तरीके से सेलर लेकर आ रहे हो। आप कितने की स्पीड से आ रहे हो, 15 की स्पीड से आ रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, 15 की स्पीड से आ रहे हो। तो आप एक्चुअल में जो आ रहे होगे ना, वो 12 की स्पीड से आ रहे होगे। रीजन सिंपल है, रीजन क्या सिंपल है, तो आप इधर से 3 का आपका माइनस किया जा रहा है, क्योंकि इधर देखिए, इधर 15 के आप स्पीड से आ रहे हो, लेकिन वाटर का फ्लो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर के डायरेक्शन से नीचे है। तो आप जो इधर से एक्चुअल में आ रहे हो ना, 12 किलोमीटर पर आवर से हिसाब से आ रहे होगे। तो आपका जो अपस्ट्रीम, ध्यान रखेगा, आपके पास जो अपस्ट्रीम स्पीड हो गया, अपस्ट्रीम स्पीड हो गया, वो क्या हो गया, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आपकी जो स्पीड थी और जो वाटर का फ्लो था वो क्या करेगा, कम कर देगा, और इतना किलोमीटर पर आवर आपके पास आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? डन है, ठीक है। एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे हम दो केस बनाएंगे, एक तो आपके पास अपस्ट्रीम वाला है और दूसरा क्या आपके पास डाउनस्ट्रीम वाला है। तो आप कोई सा भी पहले ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप केस 1 और केस 2 बनाकर इसको कर सकते हैं, तो नॉर्मल से क्वेश्चन बन जाएंगे ये आपके पास डाउन स्ट्रीम। अब आपको यहाँ पे चीज़ों को समझनी, डाउन स्ट्रीम के केस में आपके पास जो स्पीड है वो क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है। टाइम कितना आपके पास 40 मिनट्स है, बात समझ में आती है। और डिस्टेंस आपके पास गिवन है कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 8 किलोमीटर ओनली होगा क्योंकि डिस्टेंस है। अब समझिएगा एक चीज़ ध्यान से, यार स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला ऑफ कोर्स अप्लाई करने वाले इक्वेशन बनाने के लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा, राइट। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे। स्पीड के जगह पे आपके पास x प्लस वाई है, डिस्टेंस के जगह पे आपके पास 8 किलोमीटर है, और जो आपके पास टाइम है वो कितना 40 मिनट्स है। बट यहाँ पे अगर r की बात हो रही है, पर किलोमीटर r की बात हो रही है, सारी चीजें है ना, डिस्टेंस किलोमीटर में, तो आपको जो टाइम लेना वो भी किस में लेना, r में लेना। तो मिनट से r में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मत कीजिए, 40 को क्या कीजिए 60 से डिवाइड कीजिए, r में आ जाएगा, है ना। इसको कैंसिल कीजिए, 2/3 r आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए तो यहाँ पे 2/3 रख दीजिए, 2/3 रखेंगे तो वो 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, बात समझ में, रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 से इसको कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स में, यह आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 3 जा 12। चलिए घबराइएगा नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए
8 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लीजिए, सबको अपॉन में रखना पड़ता है जब भी आपको रेसिप्रोकल वाली कहानी करनी पड़ती है। और नीचे में टाइम की जगह क्या था 2/3, तो दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लाते हैं, 8/1 ये डिवाइड हो जाता है चेंज मल्टीप्लाई में, और नीचे वाले हो जाता है रेसिप्रोकल 3/2। अब चेकआउट कर लीजिए, यही चीज नहीं आ गया आपके, इससे इसको कैंसिल किया 4 4 3 Z12, देखिए आ गया ना, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या करना है, हमारा टारगेट ही है इक्वेशन 2 बनाने, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए केस नंबर 2 लेते हैं हम। जब केस नंबर 2 लेंगे तो कौन सा केस होगा हमारे पास, अपस्ट्रीम का केस होगा, है ना, बताइए हाँ या नहीं, डन है। चलिए अब अपस्ट्रीम का केस देखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ से आपको इजीली समझ में आएंगे, स्पीड क्या था अभी आपको सामने निकाल कर बताया था, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है, अब समझिएगा डिस्टेंस में दोबारा 8 क्यों ले रहा हूँ, समझिएगा, क्योंकि यार जिस पॉइंट से गए थे उस पॉइंट से वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आ गए, तो डिस्टेंस कहाँ कितना रहेगा, सेम 8 किलोमीटर, और टाइम कितना आपकी बार 1 आवर लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है 1 आवर, तो ये क्या हो गया आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी चीज है क्या, सिंपल ऐड कीजिए, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्सेस क्या बना लेगा 2x बना लेगा, 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, x की वैल्यू कितना आ गया 10, तो x आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब सेलर की जो स्पीड थी वो कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। चलिए x की वैल्यू 10 रख दीजिए, कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ रखेंगे उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। बताइए हाँ यानी 10 था ना, प्लस का उधर चला गया माइनस का 12 माइनस 10 कितना आ गया 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक डन है, होती है बात क्लियर। चलिए तो फटाफट इसको भी क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम, चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास, ठीक है। तो बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार रीड आउट कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है 19, और समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब कहा जाता है इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, क्वेश्चन नंबर 19 भाई, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम आर इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर each, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 21 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले समझिएगा अपने को लेंथ एंड ब्रेड्थ लेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लेट कर लिए, लेट द लेंथ ऑफ रूम बी एक्स, ठीक है, मीटर है, मीटर में है ना सारी चीजें, हाँ तो मीटर ले लीजिए। उसके बाद ब्रेड्थ ले लीजिए, इसी क्या सारी चीजें वही चीज रहेंगी, सिर्फ ब्रेड्थ आ जाएगा क्या वाई मीटर। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो इसकी एरिया, तो एरिया कितनी हो जाएगी इसकी x इंटू में वाई मीटर स्क्वायर, बोलिए हाँ या नहीं, बोलिएगा क्यों। तो मैं बताता हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ रूम जो है नॉर्मली की बात कर रहा हूँ मैं सरफेस की, ठीक है, वो हो जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है ना, कोई से की बात कर लेंगे, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात नहीं किया, आप 3D में पहुंच जाओ, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे 2D में रहना है, रेक्टेंगल समझ लेना है, तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ है आपके पास, ठीक है। चलिए तो ये हो गया एरिया, ये कहानी समझ में आ गई। अब समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या काम होते हैं। तो देखिएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते तभी तो एरिया आता है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, समझ में आती बात। अब चेंजेस क्या कर रहा है वो चीज देखना, कहता है लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों को इंक्रीज कर देता हूँ 1 मीटर से, मतलब लेंथ में भी चेंज करता हूँ x+1 और y में भी चेंज करता हूँ y+1, बोलिए कोई प्रॉब्लम। 1 मीटर से क्या कर दिया हमने बढ़ा दिया। तो अब जो एरिया पहले था ओरिजिनल एरिया क्या था x था, एक्स वाई था, सॉरी x इंटू वाई था, तो अब वो कितना हो जाएगा इंक्रीज हो जाता है 21 मीटर स्क्वायर से, तो इसके जगह लिख दीजिए एक्स वाई और साथ में लिख दीजिए प्लस का 21। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल से बात है, समझ में आती है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, एक लीनियर इक्वेशन ले जाइए, इधर क्या बचा मेरे पास एक्स वाई प्लस का 21 इज इक्वल टू एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई प्लस का एक्स, एक 1 से कीजिए y प्लस का 1। चलिए एक्स वाई से एक्स वाई उड़ गया, मेरे पास क्या बचा एक्स प्लस वाई, मेरे पास क्या बचा x प्लस वाई प्लस 1 और इक्वल टू में क्या 21, 1 उधर भेज दिए, क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, ये बना लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन। बताइए एक इक्वेशन तैयार है, एक और बनाइए, फटाफट आंसर ले जाइए। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास दूसरे में क्या कहा जाता है, कहता है इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर। आपके पास लेंथ को इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए एरिया क्या था आपके पास x प्लस 1 का एरिया क्या था एक्चुअल में, वो x इंटू वाई था। तो आप जो एरिया की बात कर रहे हो वो क्या है, लेंथ को एक इंक्रीज कर दिया और ब्रेड्थ को एक डिक्रीज कर दिया, इस तरीके से। तो यार एरिया में फर्क तो पड़ेगा, वो ओरिजिनल थोड़ी रहेगा, ओरिजिनल से क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा वह 5 मीटर स्क्वायर। तो पहले एक्स वाई था, अब उसमें 5 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई माइनस का एक्स, 1 से कीजिए प्लस का वाई माइनस का 1, इससे इसको उड़ा दीजिए,
मेरे पास क्या बच गया, इनको अंदर ले आइए बेशक, क्या बचेगा माइनस का 5 में प्लस का x माइनस का y और प्लस का 1 इक्वल टू 0, तीनों का साइन चेंज करके अंदर ले आया। मेरे पास बचा x माइनस वाई, इसको सॉल्व कर देंगे -4 इक्वल टू 0 और यू कैन से x माइनस वाई, इसको इधर भेज दिया 4, ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, सिंपल थे। चलिए इक्वेशन नंबर 1 पता है आपको, इक्वेशन नंबर 2 पता है, सॉल्व कीजिए, है ना। सॉल्व करते हैं y y कैंसिल हो जाएगा दोनों को ऐड करते ही, है ना। चलिए x x क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे लिख देना एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। बताइए कोई प्रॉब्लम, है ना। 12 मीटर आ गया ना लेंथ की वैल्यू। चलिए कहीं भी पुट कर दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए बेशक, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 12 उधर जाएगा ना माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, तो ये हो गया ये और ये हो गया ये। अब मेरा मतलब ये है कि ये लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया। अब अपने से पूछा कि वो चेक कर लेते हैं, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। बेसिकली या तो लेंथ ब्रेड्थ पूछेगा या तो एरिया पूछेगा, और क्या ही पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पेरीमीटर भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पेरीमीटर पूछते तो आप क्या बताते हैं 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो 2 ब्रैकेट में 12 प्लस 8 मतलब 2 12 8 20 गुना 40 मीटर निकल कर आता है पेरीमीटर, अगर पूछता तो। बट हमसे पूछा एरिया, तो एरिया क्या था x इंटू वाई, आपको x और y की वैल्यू पता है ना, 12 × 96, तो 12 × 8 कितना हो जाएगा आपके पास 98 मीटर स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम भाई बताइए, डन है, इतनी बात क्लियर होती है। और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 के पास, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको चीज़ों को समझनी बहुत अच्छे तरीके से, और सारे क्वेश्चन जो आपसे हो जाएंगे। तो चलिए अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो भैया शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा लगता है स्टूडेंट को, बट ठीक है अब नहीं लगेगा, रीज़न सिंपल है क्योंकि हम समझा रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। और डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे जंप करवाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, और वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास या फिर किसी के भी पास 500 रुपीज़ है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 3% में, कितने में 3% में। चलिए 4% में कर देते हैं, ठीक है, 4% लिख देते हैं पूरा का पूरा। 4% में क्या करना है, इनको डिवाइड करना है इक्वली। तो आप क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे। मान लीजिए 10 रुपये आपके पास, और अगर 5% में डिवाइड करना है तो 2 रुपये दे दोगे। तो कैसे दिया यार, 5 से डिवाइड करके दिया सबको 2 रुपीज़। सिमिलरली अगर आपके पास 500 रुपीज़ है और अगर 4% में आपको डिवाइड करना है तो 1% के हिस्से में कितना आएगा 1%। इसको कैसे समझना होता है, इसको लिख दीजिए 4 × 1, तो 4 ये हो गया 1% हो गया ना, इसको हटा देंगे 1% की बात करेंगे। ये 4 × वो किधर चला जाता है डिवाइड में, तो 500 के नीचे चला जाएगा ये चीज़, इसको कैंसिल करेंगे तो 125 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब 125 रुपीज़ 1% के हिस्से में आ चुका है पैसे। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़े से पैसे से हटकर और किसी और चीज़ के पास लेकर जाता हूँ मैं आपके पास, ठीक है। चलिए अगर आपके पास लेट से 20 वर्क है, कितना है 20 वर्क मतलब 20 काम है टोटल। अब काम की तरफ लेकर जा रहा हूँ, और मान लीजिए इस 20 काम को करने में 5 डेज लगते हैं। कितने लगते हैं 5 डेज लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ यार एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूँ, एवरेज बताना होता है और कुछ नहीं है, एक दिन में कितना काम हो रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 डे का वर्क मतलब 5 × 1 कह सकते हो। तो 1 ऐसे रहेगा, 5 × इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 20 डिवाइडेड में 5 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 4 वर्क होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 5 दिन में 20 वर्क करता हूँ, 20 काम करता हूँ, तो एक दिन में मैं 4 काम कर रहा हूँ। बताइए कोई प्रॉब्लम, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, अब आपके पास ये जो 20 काम है वो नहीं है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम है। तो यार एक काम है तो मैं क्या करूंगा, एक दिन का कितना काम होगा, एक दिन का काम हो जाएगा 1/5, 1/5 वर्क हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 था तो 20 को मैंने 5 से डिवाइड किया। अब सिर्फ एक काम है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा 0.25 समथिंग आ जाएगा, राइट। 0.25 भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, है ना। कितना आ जाएगा 0.10 हो गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 0.2 वर्क आएगा। मतलब 0.2 वर्क हम एक दिन में काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसा सिस्टम रहेगा। तो ठीक यही वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं एक दिन का काम यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे समझा दिया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन के पास,
अब आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में मैं समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब कहता है 4 मैन एंड 4 बॉयज, 4 आदमी हैं और 4 छोटे छोटे लड़के हैं, मान लीजिए छोटे छोटे क्या मतलब बॉयज हैं। कहता है कैन डू या पीस ऑफ वर्क, कोई एक पर्टिकुलर काम है जिसको 3 दिन में करते हैं, इन 3 डेज। ठीक है, मतलब 4 मैन और अगर 4 बॉय दोनों मिल जाते हैं तो एक काम को, जी हाँ, एक काम को 3 दिन में करते हैं। फिर कहा जाता है वाई 2 मैन एंड 5 बॉयज, अगर 2 मैन और 5 बॉयज मिल जाते हैं तो उसी काम को 4 दिन लग जाते हैं करने में। तो अपने को पता करना है कि हाउ लॉन्ग would it take one boy to do it, और सिमिलरली आपके पास मैन के बारे में पूछा गया है। मतलब आपको बताना है कि एक मैन अकेले उस दिन को कितने अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, और साथ ही आपके पास एक बॉय उसी काम को कितने दिन में करेगा अगर अकेले अकेले करेगा तो चलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं एक दिन का काम निकाल लूंगा एक बॉय का, और एक दिन का काम निकाल लूंगा एक मैन का। ठीक है, और दोनों को ऐड करके इक्वल टू रख दूंगा कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को फिर से सुनिए। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस चीज को फिर से सुनिए। मैं निकालूंगा एक दिन में एक मैन कितना काम कर रहा है, एक दिन में एक मैन कितना काम कर रहा है। दूसरा मैं निकालूंगा एक दिन में एक बॉय कितना काम कर रहा है। तो जब मैं दोनों को मिला दूंगा मतलब वो एक ही दिन का काम क्या, वो दोनों का मिलाकर। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बात समझिएगा, उसके बाद आगे सारा काम हो चुका है। अब समझिएगा, अगर 3 डेज लगते हैं, अगर 3 दिन लगते हैं एक काम को फिनिश करने में, तो एक दिन का काम कितना हुआ 1/3। बताइए, इतनी बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दिन का इतना काम हुआ, और ये जो हम लेट करेंगे वो 1 मैन का लेट करेंगे, 1 मैन का लेट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से 1 बॉय का लेट करेंगे। ठीक है, 1 बॉय का लेट करेंगे, तो उसके लिए हम वाई मान सकते हैं। अगर 3 दिन है ना यहाँ पे, तो ये हो गया 1/3। ये वाला टुगेदर वाला है ना, तो अभी 1 मैन और वगैरह का अभी मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में ये तो एग्जाम्पल था सिंपल। अब समझिए, यहाँ पे लिखिए लेट 1 मैन takes is equal to x days to complete the work। अब समझिएगा चीजों को, हमें यही चीज निकालनी है कि सेपरेटली उनको कितना टाइम लगेगा। तो हमने मान लिया कि x दिन लगेंगे मैन को। सिमिलरली लेट 1 बॉय टेक्स इज इक्वल टू y days टू कंप्लीट द वर्क। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, ठीक है। अब चलिए, अब हम ये यहां से एक चीज निकाल लेंगे कि एक दिन का कितना जो मैन होगा वो बेसिकली काम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाता हूँ, जहां पे निकालूंगा 1 मैन्स 1 डे वर्क। ठीक है, मैन्स 1 डे वर्क, एक मैन का एक दिन का काम। ठीक है, अब चलिए, अगर मैं यहाँ से एक दिन का काम करता हूँ, जैसे ऐसे बोला मैंने कि x डेज लगते हैं उस पूरे काम को करने में, मतलब एक काम को करने में, तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा 1/x। बोलिए हाँ या नहीं। और ये जो चीज रहेगी वो क्या रहेगा, 1 मैन का निकाला मैंने। किसका निकाला है? 1 मैन का निकाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/x। कितना हो जाएगा 1/x। ये जो 1/x लाया मैंने, वो क्या लाया? एक मैन का एक दिन का काम। ये तो समझ में आता है कि ये क्या है, एक दिन का काम है। और ये मैंने किसको लेट करा? एक मैन का काम है। कितने का मैन का काम है? एक मैन का काम है। अभी मैंने 4-5 देखा ही नहीं, समझ लो। ठीक है, चलिए, ये हो गया एक मैन का एक दिन का काम। उसी तरीके से अगर आप एक बॉयज का 1 बॉयज 1 डे वर्क निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो 1/y हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। सिंपल देख लीजिए ना, अगर y डेज में एक मैन है, एक मैन जो है वो y डेज में कंप्लीट करता है पूरा कंप्लीट वर्क, तो एक दिन का कितना काम होगा 1/y होगा, क्योंकि मैंने 1 बॉय का लेट करा है ना। वो समझ में आती है ना। तो ये हो गया 1 मैन्स का 1 डे वर्क, ये हो गया 1 बॉयज का 1 डे वर्क। अब समझिएगा, मैंने यहाँ पे अब निकाल दिया ना कि एक मैन का कितना काम है और एक बॉयज का कितना काम है एक एक दिन का। ठीक है, उसके बाद अब देख लीजिए, यहाँ पे एक एक मैन का अपने को थोड़ी बोला, अपने को बोला 4 मैन का। ठीक है, तो आप इसका यहाँ पे चाहें तो इसको 4 मैन्स कर सकते हैं। इसको बोल दीजिए 4 मैन्स 1 डे वर्क, 4 मैन्स 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/x हो जाएगा।
न्याय समझ बताता हूँ। अगर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 4x 4 अपॉन में x आ जाएगा। चलिए उसी तरीके से फिर से हमारे पास कितने बॉय हैं, 4 बॉय, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 बॉयज 1 डे वर्क। ये एक दिन का काम कर रहा हूँ मैं, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन में सॉरी 4 से करेंगे तो ये 1 अपॉन वाई, तो एक दिन एक मैन का था, 4 बॉय का कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में वाई। ये जो चीज मैंने निकाला है वो ये निकाल दिया है कि 4 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे। फिर मैंने यहां से निकाल दिया 4 बॉय एक दिन में कितना काम करेंगे। बात समझ में आई, मैंने 4 मैन और 4 बॉय का एक दिन का काम निकाल दिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं पता है, इन दोनों ने साथ में मिलकर 3 दिन में काम को फिनिश किया था। इन दोनों ने साथ में मिलकर 3 दिन में काम फिनिश किया था। अब समझिएगा, टुगेदर वाली की बात कर रहा हूं मैं, टुगेदर वाली की। अब टुगेदर में उन्होंने क्या करा था, 3 डेज लिया था। 3 डेज लिए थे क्या, एक काम को कंप्लीट करने में लिए। तो इन दोनों का टुगेदर वाला 1 डे वर्क क्या होगा, 1 डे वर्क होगा आपके पास 1/3। ये 3 क्या होगा, इधर चला जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है, मतलब देखिए चारों मैन ने कुछ काम किए, फिर चारों मैन ने कुछ काम कर दिए एक एक दिन में। और ये चीज क्या है, दोनों ने मिलकर क्या करा, एक दिन का काम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक दिन में कितना काम किया 4 आदमी ने, 4 अपॉन में x, प्लस में एक दिन में कितना काम किया 4 बॉयज ने, 4 अपॉन में y। तो थोड़ा सा काम इसने किया, थोड़ा सा काम इसने किया है, 4 ने मिलकर एक दिन में। और ये भी तो वही चीज है ना, टुगेदर साथ में मिलकर एक दिन का काम किया हुआ है। तो इसको ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के। बताइए हाँ या नहीं। क्लियर होती बात। इतना निकालने के बाद आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर इस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं। ये बना आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। जी हाँ, अब बनाया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आती बात, डन है। तो चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं सेकंड वाला। और सेकंड वाला अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब डायरेक्टली आप लिख दीजिए क्या बोला है। अब मैं 4 मैन 4 बॉय का निकाला। अब मैं उसी तरीके से दूसरे वाले लाइन को पढ़ूंगा और उसमें देखूंगा कि 2 मैन और 5 बॉयज है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना, 2 मैन्स 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में x हो जाएगा। 4 मैन का 4 अपॉन x आया था, 2 मैन का 2 अपॉन x आ जाएगा। और कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज। तो 5 बॉयज 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या हो जाएगा आपके पास, 5 अपॉन में y हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा, टुगेदर वाला वर्क की बात करूंगा तो टुगेदर वाला कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में कितने दिन ले रहा है, 4 दिन ले रहा है। तो 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। बताइए हाँ या नहीं। डन है, समझ में आती बात। चलिए अब क्या कीजिए, 2 अपॉन x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, पहले का काम मतलब 2 मैन का काम, फिर 5 बॉय का काम इज इक्वल टू, दोनों ने मिलकर साथ में करे थे 1/4। बताइए कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है अपने को और अपना काम बनाना है, उसके बाद खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम। और इसको सॉल्व करना मेरे हिसाब से कोई बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं होगी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से बोले तो सीरियल नंबर वाइज सारी वीडियो अगर आपने देखा है तो। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई के वैल्यू निकालेंगे और हमारे एक्स डेज और वाई डेज निकल कर आ जाएंगे मैन के और बॉयज के। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं, इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन को, राइट। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक अलग ही मेथड था, आपको पता है। पहले रिड्यूस करते थे हम लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद इसको हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे, राइट। ओह, मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, याद है मेरे को। 2 मैन थे, 5 बॉयज थे। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट करेंगे ना, ऑफकोर्स लेट करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। 1/x को a, नहीं पता तो पहली वाली वीडियोस देखिए प्लीज। ठीक है, दूसरा, और 1/y को क्या लेट करेंगे, b लेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब नई इक्वेशंस क्या बन जाएगा, 4a प्लस का 4b इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 12a 12b इज इक्वल टू 1। इसको थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। दूसरा यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू 1/4, इधर कर दिए 4 दूनी 8 है, 5 के 20b इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपके पास फोर्थ इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं और इसको हटाते हैं, इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम करना पड़ेगा किसी ना किसी को, तो सेम कर देता हूँ। इसको मैं b वाले को सेम कर रहा हूँ, तो इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला 12 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 20 से इसको करूँगा तो सेम हो जाएंगे। देखिए अब 20 से इसको करूँगा तो 12 दूना 24 था, 240 a आ जाएगा, प्लस में
12 दूना 24 होता है, 240b आ जाएगा, इक्वल टू में 20 से करेंगे तो आ जाएगा 20। इसको आप फिफ्थ इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं। चलिए जब हम इसको 12 से करेंगे 12 8 96 a आ जाएगा, प्लस से 12 दूना 24 तो 240b आएगा, और 12 से इसको करेंगे तो 12 आएगा। इसको आप सिक्स इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब फिफ्थ और सिक्स को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स। अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये उड़ जाएगा, लेकिन इसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, 240 में कितना 96, कितना आ जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, और यहाँ पे 13 बचा, 13 में 9 जाएगा 4, और यहाँ पे 144 बचेगा। ये बचा 144a, और इक्वल टू में इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आपके पास 8 आ जाएगा। और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 8 के नीचे आ जाएगा 144। 8 से काट दीजिए एक बार में, 8 8 8 64, a की वैल्यू आ जाएगी 1/18। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब आपने a की वैल्यू निकाल लिया, तो आपको क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो थोड़ा सिंपल सा लग रहा हो, है ना। मान लीजिए मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई a की जगह 1/18 प्लस का 12b, और इक्वल टू में क्या 1 है। इसको कैंसिल कीजिए, 6 से करता हूँ 2 टाइम्स में, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, तो मेरे पास आ जाएगा 12b, तो इधर ही रखता हूँ, और ये 2/3 बचा है उसको उधर भेज देता, तो 1 में से माइनस हो जाएगा 2/3। ये आ जाएगा 12b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे एल्सियम लूंगा तो आ जाएगा 3 माइनस का 2, ये आ जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 1 में, सॉरी इधर 12b और इधर आ जाएगा 1/3, दिया जाएगा b इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई में 12। अब बोलेंगे यार सर यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाता है, डिवाइड में गया, न्यूमरेटर के डिवाइड में रहता है बट डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। आ जाएगा 1/36। अच्छा अभी आपने a और b की वैल्यू निकाल ली, बट अपने को क्या निकालना है, x और y की वैल्यू, क्योंकि हमने जो लेट किया था वो क्या लेट किया था, x डेज में कंप्लीट करेगा मैन और y डेज में कंप्लीट करेगा बॉयज। तो उसके लिए आपको x और y की वैल्यू निकालने की जरूरत है, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो फटाफट क्या करते हैं, 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1/18। सो हियर इट विल बी इक्वल टू 1/18। तो x की वैल्यू आ जाएगा 18, और 18 क्या थे, वो डेज थे, क्या थे वो डेज थे। दूसरा निकाल दीजिए बॉय वाला, तो 1/y इज इक्वल टू b, तो 1/36, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y इज इक्वल टू 36 कितना आ जाएगा डेज। तो इतने टाइम लग जाएंगे आपके पास मैन को 18 दिन लगेंगे अगर अकेले उस काम को करें तो, और जो आपके पास बॉय है तो बॉय को लगेगा, आपके पास अकेले काम करें तो उसका लगेगा आपके पास 36 डेज। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो ये कहानी थी आपके पास अप टू क्वेश्चन नंबर 20 का। अब 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, तो फटाफट पहले इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उनको भी निपटा देते हैं। ओके देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा जाता है इन अ ट्रायंगल एबीसी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बना देता हूँ फटाफट, कोई सा भी रैंडमली बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने ए बोला, बी बोला, सी बोला, एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी मैंने बना दिया। फिर कहता है एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी एंड दिस बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो समझिएगा इसको क्या कहने का मतलब है, हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन चाहिए, वो भी लीनियर वाली, सिंपल, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस यही चाहिए, हम सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, आपके पास 3 एंगल है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी 2 एंगल को 2 वेरिएबल मान लेना है, तीसरे को उसके टर्म में निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी गिवन है आपके पास। तो कोई सा भी 2 एंगल लेट कर लीजिए, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट एंगल ए इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल बी स्टार्टिंग के दोनों को मान ले तो मर्जी है, आप सी को मान सकते हैं, तो बी और सी को मान सकते हैं, आप ए और सी को मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब इनको एंगल ए और एंगल बी को x और y मानने के बाद क्या रिजल्ट आते हैं उस चीज को देखिए। तो यहां से आपको पता चलेगा कि एंगल ए जो है वो हमने x माना है, चलिए x रहने देते हैं, एंगल बी जो आपके पास वो y माना है, ठीक है। तो एंगल सी जो है वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, देख लीजिए, आप इन दोनों को चाहे इक्वल रख लीजिए या फिर एंगल सी इज इक्वल टू इसको रख लीजिए। तो एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी की जगह क्या y है, क्योंकि मुझे x और y दोनों ही के वेरिएबल में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एंगल कितना आ गया 3 टाइम्स y, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है, सबको मैं डिग्री में मानकर चलूंगा। चलिए अब आपने यहाँ पे एंगल ए पता चल गया, एंगल बी पता चल गया, एंगल सी पता चल गया, एक्स और वाई के टर्म में। अगर आपको पता हो, कभी पढ़ा हो पिछली छोटी क्लासों में एंगल सम प्रॉपर्टी, नहीं तो 9th क्लास में तो पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बात समझ में आती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, यस वो होता है इक्वल 180 डिग्री के। चलिए एंगल ए की जगह क्या है x है, एंगल बी की जगह क्या है y है, एंगल सी की जगह क्या है 3y है, इक्वल टू 180 डिग्री।
ये हो गया x प्लस का 3 और 1 4y और इक्वल टू में 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है एक और इक्वेशन से यार कहाँ से लाया जाए। तो देखिए ये तो इसके इक्वल है ही है, साथ में ही आपके पास ये जो एंगल C है वो इसके भी इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस में एंगल B के इक्वल है। तो एंगल C की जगह क्या निकाला है हमने 3y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ये क्या आपके पास x प्लस वाई है। बताइए कोई प्रॉब्लम? दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया, ये आ गया 3y इज इक्वल टू आ गया 2y सॉरी 2x से पहले 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 2x प्लस का 2y। ठीक है, चलिए इसको आप उधर ले जाइए या फिर इसको इधर ले जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये इधर बच जाएगा 0 जब मैं उसको उधर ले जाऊंगा तो ये बना लेगा 2x प्लस का 2y और माइनस का 3y हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया 0 इक्वल टू 2x, इसको सॉल्व करूंगा माइनस y, मतलब 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। फटाफट उड़ा दीजिए। मैं क्या करूंगा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 8x माइनस का 4y और इक्वल टू में 0 ही रहेगा। 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना दिया मैंने थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व क्यों करा मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा? ताकि ये प्लस का 4 माइनस का 4 ऐड करते ही उड़ जाए, और इसको ऐड करते कितना हो जाएगा 9x आ जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 4x उड़ गया, दिस और दिस क्या होगा उड़ जाएगा, तो 180 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो 180 बाय में 9, इससे इसको हटा दीजिए कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आई 20। इसका मतलब क्या है जो ए वाला एंगल है वो कितना है आपके पास 20 डिग्री। बताइए कोई प्रॉब्लम? और अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करें? मैं तो ये छोटा वाला यूज़ करना पसंद करूँगा। देखिए x की वैल्यू मालूम है, y की निकल कर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह 20 और माइनस का y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 4 जा 40 और ये y उधर चला जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40। लीजिए, अच्छा एंगल से क्या है 3 टाइम्स y है, 3 टाइम्स y है। इसका मतलब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 40 से, है ना, कितना आ जाएगा 120। ये एंगल जो निकल कर आ गया वो 120 आ गया। तो देख लीजिए एक बार चेक करके कि सही है या फिर नहीं। तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। 20 40 कितना होगा 60 और 120 180 बिल्कुल सही है आपके पास। तो एंगल ए की वैल्यू 20 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 40 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू 120 डिग्री। बताइए समझ में आती है बात? डन है, क्लियर होती है। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, देखिए अब इसमें कहा जा रहा है कि ज्वेलर हैज बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड। ठीक है, 2 बार्स हैं इनके पास, एक तो 18 कैरेट का गोल्ड का है और एक है 12 कैरेट गोल्ड। ठीक है, अब समझिएगा 18 कैरेट गोल्ड और 12 कैरेट गोल्ड होता क्या है। एक्चुअल में हमारे पास ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरीज जो बनते हैं वो एक्चुअल में जो होते हैं वो जनरली कभी 18 कैरेट गोल्ड का बना देते हैं, कभी 20 कैरेट गोल्ड का बना देते हैं, कभी 22 कैरेट गोल्ड का बना देते हैं। बट एक्चुअल में जो गोल्ड होता है प्योर वाला वो होता है 24 कैरेट गोल्ड होता है। गोल्ड कितने कैरेट का गोल्ड होता है प्योर वाला 24 कैरेट होता है। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पे ये जो 24 कैरेट है, एक तरीके से बोल दीजिए जो कैरेट है वो एक तरीके से यूनिट को डिफाइन कर जो बताता है कितना प्योर है। तो 24 कैरेट अगर होता है तो उसमें प्योर गोल्ड होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है 24 कैरेट गोल्ड कि उससे आप ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो उसमें हमें कुछ ना कुछ मिक्सर करना पड़ता है, उससे हमें एक एलॉय बनाना पड़ता है। एलॉय हम उसे कहते हैं जहाँ पे हम किसी और मेटल का मिक्सर बना देते हैं। लाइक उसमें मैंने सिल्वर मिक्स कर दिया, उसमें मैंने कॉपर मिक्स कर दिया। तो इस टाइप से अगर हम कुछ और मटेरियल उसमें मिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलॉय। और यही रीजन है कि आपसे बोला यहाँ पे 18 कैरेट का गोल्ड है, इसका मतलब 24 कैरेट में से 6 कैरेट कुछ और चीज है और बाकी 18 कैरेट आपके पास उसमें गोल्ड है। ठीक है, 12 कैरेट में आपके पास 50-50% है, 12 कैरेट आपके पास गोल्ड है और 12 कैरेट आपके पास कुछ अदर मटेरियल है। उसके बाद कहता है कि हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड। अब कहता है इन दोनों में से इसका कितना अमाउंट लिया जाए, इसका कितना अमाउंट लिया जाए और दोनों को साथ में लेकर मिक्स करा जाए, मेल्ट कर दिया जाए तो एक नया बार फॉर्म कर दूं मैं, नया बार जो है ऑब्टेन कर लूंगा मैं, बना लूंगा मैं। तो वो जो होना चाहिए वो 16 कैरेट गोल्ड का होना चाहिए और साथ ही उसकी जो वेट होनी चाहिए वो 120 ग्राम होनी चाहिए। अब कहता है इट इज गिवन दैट द प्योर गोल्ड इज ऑफ 24, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं यार, इसका x अमाउंट ले लेते हैं, इसका y अमाउंट ले लेते हैं, दोनों को लेकर मेल्ट कर देंगे तो 16 कैरेट गोल्ड तो पता नहीं कितने का बनेगा लेकिन 120 ग्राम का तो मैं बना ही दूंगा। तो 16 कैरेट गोल्ड कैसे बनाएंगे इसको 2 तरीके से समझना पड़ेगा आपको। समझिए पहले तो मान लीजिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड इज टेकन। उसी तरीके से दूसरा आ जाएगा लेट y ग्राम ऑफ कितने ग्राम कैरेट वाला 12 कैरेट गोल्ड इज टेकन।
तो अब यहाँ पे समझिएगा, हमने मान लिया कि कुछ अमाउंट हमने 18 कैरेट गोल्ड वाले से ले लिए और कुछ अमाउंट हमने 12 कैरेट वाले गोल्ड से ले लिए। जब दोनों को साथ में रखकर अब मिक्स कर देंगे तो हमें 120 कैरेट का एक नया बार मिल जाएगा, 120 ग्राम का एक नया बार मिल जाएगा, कैरेट का नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्पेशली बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपके पास, 120 ग्राम हो जाएंगे। चलिए अभी ग्राम नहीं, यूनिट मेजर नहीं करते यहाँ पे, तो ये चीज़ हो जाएगी आपके पास, बताइए, ठीक है। तो x अमाउंट y अमाउंट दोनों को मिला कर दे तो 120 ग्राम का बना देंगे। लेकिन 16 कैरेट का ही बना है ये तो अपने को नहीं मालूम ना, 16 कैरेट का ही बना है ये हमें नहीं मालूम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैरेट की तरफ ध्यान देनी पड़ेगी और उसे अपने को बताना पड़ेगा कि इसके कितने परसेंटेज ली गई है, इसके कितनी परसेंटेज ली गई है और फिर इसके कितनी परसेंटेज बनेगी। उस टाइप की चीज़ें जो आपको यहाँ पे थोड़ी सी करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको परसेंटेज की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी स्टोर में गया और 1000 रुपीज़ के एक शर्ट खरीद लिया मैंने, ठीक है, और उन्होंने मेरे को बोला सर आपको मैंने 200 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये जो शर्ट है वो अब मुझे मिलेगा 800 रुपीज़ का। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, बस इतनी सी बात मुझे समझनी है। तो परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो आपको कितने का डिस्काउंट मिला है या फिर आप कितने का परसेंट निकालना चाहते हैं। आपको 200 का डिस्काउंट मिला तो 200 का परसेंट निकालेंगे, तो उसको आपको ऊपर रखना है और नीचे आपको टोटल अमाउंट रखना होता है विच इज़ 1000 रुपीज़ और आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है 100% से। सो 20 विल कैंसिल आउट, 00 विल कैंसिल आउट, बचा कितना 20। सो 20% का डिस्काउंट मुझे मिला। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब बेशक 20% निकाल लीजिए 1000 का, आपको 200 रुपीज़ ही मिलने वाला है। तो ये तो था आपके पास परसेंटेज निकालने का फंडा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि 18 कैरेट का गोल्ड है और प्योर गोल्ड कितने होता है, 24 कैरेट का होता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इसमें गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो पूरा का पूरा नहीं है, कुछ ना कुछ कम है। अरे 18 कैरेट ही गोल्ड है आपके पास, तो एक कोई मटेरियल है तो उसमें कितनी परसेंटेज गोल्ड है उस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। अब चीज़ों को समझिएगा मेरे पास ध्यान से, ये जो 18 कैरेट का गोल्ड का जो बार है आपके पास, उस बार में यार पूरा का पूरा गोल्ड नहीं है ना, 18 कैरेट का ही है, 24 कैरेट का गोल्ड नहीं है वो, मतलब प्योर पूरा है नहीं, मतलब उसमें कुछ और मिक्स किया गया है। तो मैं पता करना चाहता हूँ इसमें कितना सोना है, कितना गोल्ड है, कितना परसेंट गोल्ड है। तो मैं क्या करूँगा, 18 का ही निकालना है और टोटल कितना 24 कैरेट होता है और मल्टीप्लाई कर देना 100% से। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 से काटिए कितने बार में, 6 बार में, 4 से काटिए कितने बार में 25 टाइम्स में, इसे इसको कैंसिल करिए 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 75%। इसमें कितना आपके पास गोल्ड है। देखिए वैसे भी सिंपल आप समझ लीजिए, अगर 24 कैरेट 100% होता है तो 12 कैरेट कितना होगा 50% होगा, तो 18% कितना होगा 75%, क्योंकि 25% कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नॉर्मली समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन कितने 12 कैरेट गोल्ड, तो ये तो आधा कर दिया, तो ऑफकोर्स ये 50% निकल कर आने वाला है। तो 12 डिवाइडेड में 24 मल्टीप्लाई बाय में 100, इसे इसको कैंसिल करिए 2 से गए ये 50 टाइम्स में, सॉरी, और ये परसेंटेज तो रहेगा, तो आ गया 50% गोल्ड है। बताइए कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप मैं निकाल लेता हूँ क्या, 16 कैरेट गोल्ड में कितना आपके पास गोल्ड होगा। तो नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 16 कैरेट गोल्ड, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 16/25 मल्टीप्लाई 100 और ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज में। तो 8 से कैंसिल आउट कर दीजिए 2 बार में, 8 से 3 बार में, ठीक है। और ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड में 3%। तो अभी डेसिमल में मतलब ये, क्योंकि ये वो रिकरिंग वाले में आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ लगा लीजिए लेट से। तो ये आपने परसेंटेज निकाल दिए कि हर किसी में कितना 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 है। अब एक छोटी सी चीज़ समझिएगा, ये जो 75% है वो पहले वाले गोल्ड का है और हमने पहले वाले गोल्ड का कितना अमाउंट लिया, x अमाउंट लिया, दूसरे वाले गोल्ड का कितना लिया हमने, y अमाउंट लिया, और तीसरे वाले गोल्ड का कितना हो गया मिलाकर टोटल 120 हो गया। ये वेट ही तो है आपके पास। तो इस वेट का हमारे पास कितना गोल्ड है 75%, दूसरे का कितना है 50%, और जो निकल कर आया है उसमें कितना हो जाएगा बस 200 डिवाइडेड बाय 3%। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन होती है। चलिए एक चीज़ भाई, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 75% ऑफ किसका है, वो x का है, प्लस में 50% किसका है, ऑफ
50% ऑफ वाई का है इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3% ऑफ किसका है 120 ग्राम का, क्योंकि इसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट मालूम है, बस इन्हीं की तो दोनों तो नहीं पता ना। अब आप क्या कीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और फटाफट हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा तैयार करते हैं और उन दोनों ही इक्वेशन को फिर क्या करेंगे, हम सॉल्व करके अपना काम बना लेंगे। चलिए, तो देखिए 75% का मतलब होता है अपॉन में 100%। 75% का क्या मतलब, आपने 100 में से 75 मार्क्स लाए तो 75 आउट ऑफ 100 ऐसे लिखते हैं, और किसका x प्लस में उस तरीके से 50 बाय में 100 और इंटू में y और इक्वल टू में 200 बाय में 3, 200 बाय में 3 और मल्टीप्लाई में क्या आपके पास 120। चलिए, तो यहाँ से आ जाएगा, इस चीज़ को कैंसिल कीजिए, 3 चौके 12, ये आ जाएगा 0, यहाँ से कैंसिल कीजिए, पहले ऐसे लिख लीजिए आप फटाफट 75 अपॉन में 100 और इंटू में एक्स प्लस का आ जाएगा 50 अपॉन में 100 टाइम्स वाई, और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8000। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, हाँ उधर 0 में लेता हूँ, चाहिए कैंसिल आउट ही कर देता हूँ और इक्वेशन को छोटा करने के अलावा और कोई चांस नहीं है ना। आप चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई क्या ही करेंगे। चलिए 5 से कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 15 बार में, 5 से कितने टाइम में 20 में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, ये 3/4x आ गया, बीच में प्लस, ये आ गया 1/2y आ गया, सबस इधर ले जाइए, आपके पास कितना आ जाएगा, वो तो 80,000 ही रहने वाला है। चलिए, अब इधर थोड़ा सा एल्शियम वगैरह ले लीजिए और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए फटाफट, है ना, पक्का यही बचेगा ना। ठीक है, अब एल्शियम ले लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3x प्लस का 2 2 जा, ये आ जाएगा 4y इक्वल टू 4 इधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा 8 चौके 32, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 इधर आ जाएगा, 8 चौके 32 और 1 2 3 4 0 आ जाएंगे आपके पास, और ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन और ये आ जाएगा मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो एक बार मैं इक्वेशन चेक कर लेता हूँ, सही है ना, कहीं पता चले बाद में हमने पूरा सॉल्व किया और गलत ही आ जाएगा। तो मेरे पास है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 320। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत, ओहो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करते हमने, देखिए 200% था, वहाँ पे हमने 1/100 नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 200% था ना, ये परसेंट के नीचे में 100 तो आएगा, इनके परसेंट के नीचे 100 लगाया, लेकिन 200 वाले के नीचे 100 नहीं लगाया हमने, तो नीचे एक 0 और रहने वाला है आपके पास। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन होती है? ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम, यहाँ से थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गड़बड़ होगा, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करना अब यहीं पे आसान हो जाएगा, तो इसको छोड़िए, अब यहाँ पे वापस आ जाइए, ये लिख दिए 75x प्लस का, ये आ जाएगा 50y, और दोनों में से आप चाहें तो 100 ऐसा एल्शियम लेकर ऐसे रख सकते हैं, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 200, अच्छा ऊपर कितने आ गए थे कैंसिल आउट करके, 3 से ये 4 दूना 8, 8000 ऐसे करके, और 8000 ही था ना, 8000 ही था, 80,000 नहीं था, क्या आ जाएगा, और नीचे में सिर्फ 100 रहेगा। चलिए अब 100 से 100 को उड़ा दीजिए, मेरे पास कितना बच गया 75x प्लस का 50y और इज इक्वल टू में 8000। चलिए अब क्या कीजिए, 50 से नहीं 25 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो 25 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 3x प्लस का, इसे कैंसिल करेंगे तो 2y और इज इक्वल टू, इसे इसको कैंसिल कीजिए, 25 दिया 75, 25 दूना 50 और 0, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, और आप इक्वेशन बिल्कुल सही बना हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा आपके पास, सेकंड इक्वेशन सॉल्व कीजिए, आंसर ले जाइए। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2y और इक्वल टू में डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड थर्ड को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो माइनस का x, इससे इसको करेंगे तो उड़ जाएगा y वाला, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 320 में से 240 माइनस कर दिया, कितना बचा 0, 10 12 4 8 80, माइनस का 80 बचेगा ना, छोटे में से बड़े को डिवाइड माइनस कर रहा हूँ, इससे ये कैंसिल हो गया, x का कितना हो गया 80 ग्राम, x क्या लिया था 80 ग्राम, है ना, x जो आया वो 80 आया, तो 80 ग्राम हमने लिया, मतलब 18 कैरेट वाले में से हमने कितना लिया है 80 ग्राम लिया। तो 120 का बनाना तो दूसरा क्या होगा 40 ग्राम होगा, कहीं भी रख के पता कर लीजिए, यहाँ रख लीजिए आप बेशक, x के जगह पे 80 प्लस का y इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 40 ग्राम आ जाएगा ना, ये प्लस का तो उधर जाइए माइनस का हो जाएगा। तो आपने 18 कैरेट गोल्ड वाले बार में से आपने 80 ग्राम लिया और 12 कैरेट गोल्ड वाले में से आपने 40 ग्राम लिया, जब दोनों को मेल्ट करके साथ में बना दिया तो आपके पास 120 ग्राम का ऑफकोर्स एक बार मिलने वाला है जो कि 16 कैरेट गोल्ड का होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो ये कहानी होती है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 की, तो नोट डाउन कर लिया जाए। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल के पास। तो चलिए फटाफट समझा देते हैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 23, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। और ये जो क्वेश्चन है आपके पास अगेन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इसी जो आपने अभी 22 किया है ना, सेम कॉन्सेप्ट यही है आपके पास।
तो समझिएगा, इसमें फिर से कहा जाता है, कहता है एक केमिस्ट है जिसके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन वो कितना 50% एसिड कंटेन करता है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो क्या कहता है 25% एसिड कंटेन करता है। देखिए कभी भी आपके पास जनरली कंसनट्रेटेड 100% तो नहीं मिलता है, जनरली मिलता है ऐसा कुछ नहीं है, बट जो जनरली हम लैब में यूज़ करते हैं या फिर आपके स्कूल के लैब में या फिर कॉलेज के लैब में जो रखे जाते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, वो कुछ परसेंटेज ऑफ एसिड होते हैं। कभी आपको ऐसा बोले ना कि मेरा 25% एसिड सॉल्यूशन है मेरे पास, तो 25% एसिड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर 100 ml का वो बॉटल है लेट से, तो 25 तो ml उसमें आपके पास सिंपली एसिड है, रेस्ट 75 ml आपके पास वो वाटर ही है, मतलब वो डाइल्यूटेड है एक तरीके से। जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको क्या कहते हैं हम, डाइल्यूटेड कहते हैं। जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ की जब हम बात करेंगे तो आपके पास क्या है, देखिए एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड मतलब 50% वाटर हो रहा होगा, और सेकंड सॉल्यूशन इसमें 25% एसिड है, तो 25% क्या हो रहा होगा, आपके पास वाटर हो रहा होगा। कहता है हाउ मच ईच शुड बी यूज टू मेक 15 लीटर्स ऑफ ए 40% सॉल्यूशन। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, वही बात। कहता है हम पहले सॉल्यूशन का कितना अमाउंट ले, दूसरे सॉल्यूशन का कितना अमाउंट ले, कि मेरे पास 15 लीटर का एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा, और उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। तो सेम ही है आपके पास, लेट कर लीजिए, लेट x लीटर्स ऑफ 50% एसिड इज टेकन। बताइए कोई प्रॉब्लम, सेम बार वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट y लीटर लेट कर लीजिए, y लीटर्स ऑफ 25% एसिड सॉल्यूशन इज टेकन। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। ये कितना आपके पास 25% है। चलिए इतना इतना ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल सकते हैं एक्स और वाई को जोड़ देंगे, कितने लीटर का बनाना है, 15 लीटर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा कॉन्सेंट्रेशन देखना है कि परसेंटेज दोनों की कितनी होनी चाहिए। तो बार वाले क्वेश्चन में तो आपने परसेंटेज निकाला भी, यहाँ पे परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है। पहले का परसेंटेज कितना है 50%, तो 50% किसका निकाला हमने, 50% ऑफ एक्स, प्लस में दूसरा कितना है 25% ऑफ वाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 अगर आपको समझ में आया तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कितना आपके पास 40% होना चाहिए सॉल्यूशन किसका, ऑफ 15 लीटर का जो आपके पास तैयार हुआ 15 लीटर का, जी हाँ ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 50% को हटाएंगे नीचे 100 मल्टीप्लाई में x प्लस में याद रखा 25 बाई में 100 और मल्टीप्लाई में y, और इक्वल टू में याद रखा 40 मल्टीप्लाई में 40 अपॉन में 100। ये नहीं भूल जाना भाई, उधर भूल गया था। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 100 इनको लेकर वैसे उड़ जाएगा, ये तो आ जाएगा 50x प्लस का 25y, एल्शियम लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा वैसे भी, और ये आ जाएगा नीचे 40 मल्टीप्लाई में 15 करता हूँ और नीचे में 100 रहेगा, 100 से 100 उड़ा दूंगा, मेरे पास ये चीज़ बचेगा। और दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए ये 15 चौक 60, तो 25 से कैंसिल हो ही जाएगा आई थिंक सो। तो एक बार इधर लिखता हूँ मैं पहले छोटा सा, ये आ जाएगा 50x प्लस का 25y और इस इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 चौके 60, 600। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ 25 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 25 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोनों साइड, तो इक्वेशन छोटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का ये आ जाएगा 1y इज इक्वल टू 25 2 जा 50, कितना बचा 50, तो 10 बचा, 10 और 0 100, 25 चौके 100 24, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कीजिए, मौज लीजिए, समझ में आती बात। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इससे ये वैसे उड़ जाएगा और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का x बचाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, लिख कर करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 सेकंड, और y से y उड़ जाएगा और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा -9, तो बचा माइनस का 9, इससे ये चला गया, x इज इक्वल टू क्या लीजिए 9, मतलब 9 लीटर, जी हाँ 9 लीटर आपको लेना है x वाले का, मतलब पहला जो कंसंट्रेटेड है 50% एसिड वाला उसमें से 9 लीटर ले लीजिए, बाकी कितने बच गए 6 लीटर, टोटल 15 बनाने थे। यहाँ पे रख दीजिए 9 प्लस वाई इक्वल टू 15, यहाँ से y आ जाएगा 15 माइनस का y और कितना बन जाएगा 6 लीटर लेना पड़ेगा आपको y वाले, मतलब दूसरे वाला कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन था ना 25% एसिड वाला, वहाँ से लेना पड़ेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अभी तक अगर लाइक नहीं करा वीडियो को तो फटाफट लाइक कर दीजिए, नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।